Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is 5th जनवरी गायनी पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो कम हो रहा है और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन और जीएफआर बढ़ रही है। तो ये इफरेंट आर्टरियोल की कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से होती है और ये एंजियोटेंसिन 2 की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो एस्टाजोलामाइड है वो 3 कंडीशन में यूज होता है। एक ग्लोकोमा के अंदर, दूसरा एक्यूट माउंटेन सिकनेस के अंदर और तीसरा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस वाले पेशेंट में। और जो एस्टाजोलामाइड है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है। याद करना, सारी डायूरेटिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस करवाती है सिवाय एस्टाजोलामाइड के जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवा देती है। इसके अलावा जो एस्टाजोलामाइड है उसका एक और स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है कि ये हेपेटिक एनकेफेलोपैथी करवा देती है। जो थायजाइड डायूरेटिक है वो 4 चीज़ें बढ़ा देती है: ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड और कैल्शियम के लेवल। जबकि स्पाइरिनोलैक्टोन ये 2 चीज़ों को बढ़ाती है, पोटेशियम को और ब्रेस्ट के साइज को। जबकि लूप डायूरेटिक ऑटोटॉक्सिक होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है और ये कैल्शियम के लेवल को कम कर देती है। कंटिन्यूस मशीनरी मर्मर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस की वजह से होता है जो प्री मेच्योरिटी या रुबेला वाली पेशेंट में देखने को मिलता होता है। इसके बाद है कि जो फर्टिलाइजेशन के अंदर, मतलब वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट करता है और फर्टिलाइजेशन को बढ़ा देता है। दिस इज कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर देखने को मिलती है। एडिसन डिजीज वाले पेशेंट में हाइपर कलीमिया देखने को मिलता होता है। क्यों? क्योंकि एल्डोस्टेरोन की कमी होती है। नेक्स्ट इज जो एस्पिरिन है वो एक वीक एसिड है, तो इसकी अगर मैंने एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है तो इसके लिए एसिडिक मीडिया चाहिए और इसको बॉडी से निकालना है तो बेसिक मीडिया यानी सोडा बाइकार्बोनेट चाहिए। इसके बाद है कि जो WBCs है वो एंडोथेलियम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड मार्जिनेशन, और मार्जिनेशन और रोलिंग सिलेक्टिन की वजह से होती है। अब इसके जो स्टेप्स है उसमें मार्जिनेशन, रोलिंग, एडहियन, ट्रांसमाइग्रेशन जिसको डायपेटिसिस कहते हैं, कीमोटैक्सिस, ऑप्सोनाइजेशन और फेगोसाइटोसिस आ जाती होती है। अगला है कीमो की वजह से या रेडिएशन की वजह से या सर्जरी की वजह से नोजिया वॉमिटिंग हो तो उसके लिए ओडेनसेट्रॉन देते हैं जो टाइप 3 एंटागोनिस्ट होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टेराटोजेनिक है, तो जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा वेलप्रोइक एसिड से होते हैं। अब इंपॉर्टेंट टेराटोजन पढ़ लो। तो जो एस इनहिबिटर है उसके 3 इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स होते हैं या टेराटोजेनिसिटी होती है। नंबर 1 रीनल फेलियर जिससे ओलिगो हाइड्रोमनियास हो जाएगा। दूसरा हाइपोकैलवेरिया, स्कल का जो होता है, स्कल का वॉल्ट होता है वो सही से बनेगा नहीं। अमाइनोग्लाइकोसाइड ऑटोटॉक्सिक होते हैं, जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं उनको यूज करने से डिजिट्स एब्सेंट हो जाते हैं। क्लियर? अब जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है उसमें रट्टा मार लो, उसमें सारी ही एंटी एपिलेप्टिक ड्रग टेराटोजेनिक है। बस 2 रट्टा मार लेना, लेमोट्रिजीन और लेवेटिरासिटाम। ये टेराटोजेन नहीं होती। इनके साइड इफेक्ट में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, कार्डिक डिफेक्ट है, क्लेफ्ट पैलेट है, नेल का हाइपोप्लेजिया। रट्टा मार लेना, अगर नेजल हाइपोप्लेजिया हो तो वो वारफरीन है और नेल का हाइपोप्लेजिया एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। वो सबसे इंपॉर्टेंट वेलप्रोइक एसिड होता है। इनके लिए आपने फोलेट भी देना होता है। डाइथाइलस्टिलबेस्टिरोल, इससे विजाइना का क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा हो जाएगा। फ्लोरोक्विनिलोन, यू नो कि ये कार्टिलेज को डैमेज करती है। फोलेट एंटागोनिस्ट में मिथोट्रेक्सेट और ट्राइमिथोप्रिम आ जाती है। वंस अगेन जो भी दवाइयाँ फोलेट एंटागोनिस्ट होगी वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करवा देती है। विटामिन ए एक्ने के लिए इस्तेमाल करेंगे लेकिन यूज करने से माइक्रोशिया हो जाएगा और फेशियल डिसमॉर्फिज्म हो जाएगा। लिथियम की वजह से एप्स्टीन अनोमली हो जाएगी, बॉक्स शेप हार्ट होगा। मेथिमजोल एंटी थायराइड ड्रग है तो इससे एप्लेजिया क्यूटिस हो जाएगा, स्काल्प के ऊपर स्किन ही नहीं होगी। टेट्रासाइक्लिन से टीथ की डिस्कलरेशन होती है। थैलिडोमाइड से फोकोमिलिया होता है कि इसमें जो डिस्टल लिम्स होते हैं वो डेवलप नहीं करते। वारफरिन से क्या होगा? नेजल हाइपोप्लेजिया होगा, स्टिपल्ड एपिफाइसिस होगी और ये एंटीकोआगुलेंट है, दैट इज वाई सेरिब्रल हैमरेज करवा देती होती है। डिप्रेशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइसिस SSRI। अब SSRI में कौन से दोगे आप? सर्ट्रालिन दे दोगे। नेक्स्ट आया कि लिम्प डिफेक्ट है और क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट है। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट है। अब देखो यहाँ पर जो यहाँ पे फोकोमिलिया होता तो बेस्ट आंसर शुड बी थैलिडोमाइड, लेकिन यहाँ आइसोट्रेटिनोइन भी हो सकता है क्योंकि उसमें भी क्लेफ्ट लिप या पैलेट वगैरह एब्नॉर्मैलिटी देखने को मिलती है। तो ये रिकॉल थोड़ा पुअर है। जब फोकोमिलिया आ जाए तब आपने थैलिडोमाइड लगा देना है।
नेक्स्ट आगे चलते होते हैं कि बड़ा ही फजूल एमसीक्यू है कि जो नोरेपिनेफ्रिन है वो कब रिलीज होता है, जब आपको स्ट्रेस होता है, खासतौर पर अनफेमिलियर अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस होता है। इन्फ्लेमेशन के अंदर प्रोटीन रिच सेलुलर रिच फ्लूइड होता है, दिस इज एक्सुडेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा है और एपीटीटी रेज्ड है, तो ये वॉन विलिब्रेन डिजीज की डेफिशिएंसी में होता है और वॉन विलिब्रेन फैक्टर प्लेटलेट की एडहियन कराता होता है। एडहियन के लिए ग्लाइकोप्रोटीन 1b और वॉन विलिब्रेन फैक्टर, और एग्रीगेशन के लिए GP2B3A है। नेक्स्ट है HIV वाले पेशेंट में एंटीरोकोलाइटिस होना, तो वो साइटोमेगालो वायरस में होता है, खासतौर पर CD4 काउंट 50 से कम हो जाए। अगला है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर सेकंड स्टिमुलस एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है स्पर्म की मोटिलिटी रिड्यूस्ड है कि एस्थीनोजूस्पर्मिया कब लेबल करेंगे। एस्थीनो वर्ड रिलेटेड है मोटिलिटी के लिए, ओलिगो वर्ड है काउंट के लिए, टेराटो वर्ड मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। अब थोड़ा सा सीमन के एनालिसिस पढ़ लो कि जो नॉर्मल सीमन फ्लूइड होता है वो 1.5 ml होता है, जिसमें स्पर्म की कंसंट्रेशन 15 ml होती है, लेकिन स्पर्म का जो काउंट होता है वो 39 होता है। स्पर्म की मोटिलिटी 32 होती है, जबकि वाइटैलिटी 58 होती है। pH 7.2 और मॉर्फोलॉजी 4% होती है। अब आप कहोगे याद कैसे करना है, मैंने पता नहीं जब फाइनल ईयर में था 2 साल पहले तो मैंने कुछ तरीका बताया था याद करने का, वो मुझे भी भूल गया है। अब अगर कंसंट्रेशन कम हो जाए तो वो ओलिगो है, अगर मोटिलिटी कम हो जाए तो एस्थीनो है, मॉर्फोलॉजी कम हो जाए तो टेराटो आ जाएगा। क्लियर, इसी हिसाब से आपने इस्तेमाल करते रहना है। इसके बाद अगला है कि जो फेनिटोइन है वो विटामिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती है, और विटामिन के क्या करता है, गैमा कार्बोक्सिलेशन ऑफ 2 के साथ 9-10 उनकी गैमा कार्बोक्सिलेशन करता होता है। क्लियर। अगला है कि कंटिन्यूस न्यूमेरिकल डाटा, कंटिन्यूस का मतलब है इसमें वैल्यू आपको 1 to 3 और 1 to 3 के दरमियान में भी, यानी पॉइंट्स में भी वैल्यूज मिल सकती है, तो ये कंटिन्यूस डाटा होता है जिसके लिए हिस्टोग्राम यूज करते होते हैं। क्लियर। जबकि कैटेगोरिकल डाटा या क्वालिटेटिव डाटा के लिए बार चार्ट यूज करते होते हैं। अगला है ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है, उसको इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन देना है, 2 इंजेक्शन होते हैं। अगर जॉइंट लुब्रिकेशन करवानी है तो हाइलोयूरोनिक एसिड, और जॉइंट इन्फ्लेमेशन के लिए स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन देते होते हैं। अगला है पेशेंट को डिप्लोपिया है और पेशेंट डीप कोमे में चला गया है। क्लियर। तो बेस्ट आंसर इज बेसिलर आर्टरी एंड दिस इज लॉक्ड इन सिंड्रोम, लॉक हो गया उसकी पूरी की पूरी बॉडी। नेक्स्ट आगे चलते होते हैं सोमाइट्स है, सोमाइट्स आपके बैक के मसल्स को बनाते होते हैं, इसमें बैक का मसल कौन सा है, लॉन्गिसिमस है। क्लियर। तो आगे चलते हैं सीवियर पीपीएच कब लेबल करते हैं, जब 1500 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। ये मैसिव ट्रांसफ्यूजन का मतलब है 10 यूनिट तक ब्लड लग जाते होते हैं। पोस्ट ट्रम प्रेगनेंसी कब कहते हैं, जब 42 वीक से ज़्यादा हो, और ट्रम प्रेगनेंसी 37 से लेकर 41 वीक्स प्लस 6 डेज इसको कहते होते हैं। अगला आगे चलते होते हैं। नेक्स्ट है कि एक बेबी प्री मेच्योर बेबी है, प्री ट्रम बेबी है। प्री ट्रम का मतलब 37 से पहले है। अब 37 से पहले है तो इसकी भी स्टेजेस होती है, अर्ली, इंटरमीडिएट और लेट प्री टर्म। अब चूंकि ये मेच्योर हुआ हुआ है, क्योंकि इसमें ब्रीदिंग रेगुलर है, नॉर्मल फेशियल फीचर्स है, तो ये लेट प्री टर्म होगा, 34 से लेकर 37 होगा। अगला है 4 से 7 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो ये थीटा वेव में देखने को मिलती है। आंखें बंद है, जागा हुआ है तो अल्फा वेव, आंखें खुली है तो बीटा वेव। थीटा वेव में 4 से 7 फ्रीक्वेंसी होती है। स्लो वेव स्लीप की स्टेज 1 में आता है, स्टेज 2 में स्लीप स्पिंडल्स आते हैं, जबकि 3 और 4 में डेल्टा वेव आती है। डेल्टा वेव की फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज आपको देखने को मिलती है। डेल्टा वेव डीप स्लीप में आती है और ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज में देखने को मिलती है। अगला पेशेंट है जिसको बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया है। वैसे बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया पढ़ के लगता है कि कोई पिट्यूटरी एडिनोमा है, लेकिन फिर भी हम सवाल पढ़ेंगे। ACTH का लेवल ज़्यादा है और हाई कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा है। इस केस में आप हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करवाते हैं। अगर हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट सप्रेस कर दे कोर्टिसोल के लेवल को, तो उसका मतलब है सोर्स आपका पिट्यूटरी एडिनोमा में था, जिसको कुशिंग डिजीज कहते हैं। अगर नहीं सप्रेस कर सका तो वो पैरानियोप्लास्टिक या एक्टोपिक ACTH होता है, स्मॉल सेल लंग कैंसर में होता है। अगला है जो स्मोकिंग वाले पेशेंट में ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हैं, तो उसमें आपको स्क्वेमस मेटाप्लेजिया मिलेगा, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया से स्क्वेमस सेल कैंसर हो जाएगा। अगला आगे चलते हैं, पेशेंट को नी फ्लेक्शन में पेन है,
रट्टा मार लेना, नी फ्लेक्शन हैमस्ट्रिंग मसल करवाते हैं जिसमें 3 होते हैं, बाइसेप्स है, सेमी टेंडिनियस और सेमी मेम्ब्रेनोसस। जो सेमी टेंडिनियस है वो पोस्टीरो मीडियल है और बाइसेप्स वाला पोस्टीरो लैटरल होता है और हैमस्ट्रिंग को टिबियल नर्व सप्लाई करती होती है। अगला चलते हैं 3 दिन तक स्टरलाइजेशन करना या इंटरमिटेंट स्टरलाइजेशन करना, तो इसको टिंडलाइजेशन कहते होते हैं। अगला है लोडिंग डोज का फार्मूला है, तो ये फार्मूला देख लेना, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई कर देते होते हैं कंसंट्रेशन के साथ, तो ये लोडिंग डोज आ जाती होती है। HMG कोई रिडक्टेस इनहिबिटर, स्टैटिन्स होती है या गार्लिक होती है, तो उससे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कम हो जाती होती है, रेट लिमिटिंग एंजाइम है। अब ये सारे रेट लिमिटिंग एंजाइम है, ग्लाइकोलाइसिस का फास्फोफ्रुक्टोकाइनेस है, ग्लाइकोजेनेसिस का ग्लाइकोजन सिंथेस होता है, इसको इंसुलिन एक्टिवेट करता है डीफॉस्फोरिलेटेड कंडीशन के अंदर, ग्लाइकोजिनोलाइसिस इसके लिए ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए पायरुवेट कार्बोक्सिलेस है। हालांकि फर्स्ट एड में मेरे ख्याल से ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेस नहीं है, आई थिंक सो, आई शुड चेक द फर्स्ट एड, आई थिंक सो, क्योंकि ये इसमें मिस्टेक लग रही है मुझे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का, यस मैं सही कह रहा था, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेस है, ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है, ना कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेस। मैं पहले भी वीडियो में मिस्टेक करता रहा हूँ। तो क्रेब्स साइकिल के लिए आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस होता है, HMP शंट के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस है, यूरिया सिंथेसिस के लिए CPS1 होता है। क्लियर, कौन सा होता है? CPS1 होता है, जो कि कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता होता है। फैटी एसिड को बनाना है तो एसिटाइल कोई कार्बोक्सिलेस, और अगर तोड़ना है तो वो तोड़ने के लिए कौन सा होता है? CAT1 होता है। कोलेस्ट्रॉल को बनाना है तो HMG कोई रिडक्टेस, कीटोन बॉडीज को बनाना है तो सिंथेस, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन करवानी है तो कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज 1, प्यूरिन्स बनानी है तो PRPP सिंथेटेस, यूरिक एसिड सिंथेसिस तो ज़ैंथीन ऑक्सीडेस, पोरफायरिन्स के लिए अमाइनो लिवोलेनिक एसिड सिंथेटेस, और बाइल एसिड सिंथेसिस के लिए 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेस। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट एंजाइम आ गया। इसके बाद है सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर और हाइपर यूरिसीमिया, तो ये लीश निहान सिंड्रोम है, हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। अगला फार्मूला है कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन 50% है और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 180 है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल लेंगे और फिर हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 500 पेशेंट आपने इनरोल किया गया है, अब 250 पेशेंट्स में से 30 को स्ट्रोक हुआ है और जो प्लेसिबो ग्रुप है उसमें 50 को स्ट्रोक हुआ है, तो आपने रिलेटिव रिस्क निकालना है। कैसे निकालोगे? इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड ओवर इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड, इस फार्मूले से आप निकाल लोगे। क्लियर। नेक्स्ट है एक्नी के लिए फीमेल ड्रग यूज कर रही थी, एक्नी के लिए विटामिन ए यूज करेगी जिससे क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मेलिटी हो जाएगी। क्लियर। यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया तो यूट्रस को सपोर्ट करने वाला यूट्रोसैक्रल लिगामेंट होता है, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट या यूट्रोसर्वाइकल है, हालांकि यूट्रोसैक्रल होना चाहिए था। अब कुछ इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स है, जो ब्रॉड लिगामेंट होता है वो फैलोपियन ट्यूब, ओवरी और यूट्रस को सपोर्ट देता है। राउंड लिगामेंट यूट्रस को एंटीवर्टेड पोजीशन में मेंटेन करता है। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट ये प्राइमरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर द सर्विक्स और ये यूट्राइन प्रोलैप्स को प्रिवेंट करता है। कार्डिनल लिगामेंट एक चीफ सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्लियर, ठीक हो गया। प्यूबो सर्वाइकल एक एडिशनल, एक एक्सेसरी सपोर्ट प्रोवाइड करता होता है। 2C आगे चिलाइटिस और कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन, तो ये राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलती है, उससे FAD बनते होते हैं और इसके लिए ग्लूटाथायोन कौन सा एंजाइम ऐसे कराते होते हैं, इसके लिए ग्लूटाथायोन रिडक्टेस लेवल्स कराते होते हैं, आई थिंक सो। ठीक हो गया, तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो आगे चलते होते हैं सीमन फ्लूइड एनालिसिस आपने हमेशा करवाना होता है 3 महीनों के बाद, 12 हफ्तों के बाद रिपीट करवाना होता है। क्यों? क्योंकि एक स्पर्म को मैच्योर होने में 74 डेज लग जाते होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल एंटीथ्रोबिन हैपरिन होता है, हैपरिन एंटीथ्रोबिन 3 को एक्टिवेट करता है, वो फैक्टर 2 और फैक्टर 10 को इनहिबिट कर देता है। ल्यूकोट्राइन का जो रिसेप्टर है वो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स होते हैं, उनको ब्लॉक करने वाली मोंटेलुकास्ट ज़ाफिलुकास्ट होती है। डिफिकल्टी इन स्पीच प्रोडक्शन, तो ये ब्रोकाज एफेजिया है। क्लियर, ब्रोकाज एफेजिया में आवाज़ नहीं आती तो उसको नॉन फ्लुएंट एफेजिया भी कहते हैं। एरिया 44, 45 इंफीरियर फ्रंटल गायरस है। अगर समझ नहीं आ रहा सेंसरी एफेजिया
जिसमें बोल तो पाएगा लेकिन अजीबोगरीब बोलेगा, एरिया 22 रट्टा मार देना। और अगर वर्ड रिट्रीवल नहीं हो पा रही, नेमिंग नहीं कर पा रहा, तो वह एनोमिक एफेजिया है, एंगुलर गाइडस डैमेज हो गया है। स्केल स्पाइन के लेवल पर पुडेंडल नर्व होती है S2 S3 S4, सब रेक्नॉइड स्पेस S2 के लेवल पे खत्म होती है, ठीक हो गया। जबकि जो स्पाइनल कॉर्ड है एडल्ट्स में लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रा, बच्चों में अपर बॉर्डर ऑफ L3 वर्टिब्रा। नेक्स्ट है हाइपरीमिया, एक्टिव प्रोसेस है, कंजेशन पैसिव प्रोसेस है। मीडियन एपिजियोटमी में लिवेटर एनाई मसल डैमेज हो जाता है। वैसे बेस्ट आंसर तो मीडियन, यहाँ लिखा है कि मीडियन एपिजियोटमी से ब्लीडिंग और एक्सटेंशन के रिस्क बढ़ जाती होती है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है वो भी डैमेज हो जाता है। जबकि मीडियो लैटरल एपिजियोटमी में बल्बोस्पोंजियोसिस और लिवेटर एनाई ये डैमेज हो जाता है। अगला है रिवर ब्लाइंडनेस, ये ओन्कोसर्का वॉल्वुलस से होती है। इसके लिए आइवरमेक्टिन देते हैं, डाइथल कार्बामजीन तो उसके लिए देते हैं, लोवा के लिए और वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी के लिए। नेक्स्ट है जो प्री लोड होता है वो वीनस रिटर्न या एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से डिटरमिन होता है। जो आफ्टर लोड है उसके लिए मीन आर्टीरियल प्रेशर है और टीपीआर के लिए डायस्टोलिक बीपी होता है। पैराथायरॉयड हार्मोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर होते हैं, लेकिन जो एक्शन करेगा वो ऑस्टियोक्लास्ट के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। सिकलिंग ऑफ आरबीसीज कभी डिहाइड्रेशन को प्रमोट करेगा, कभी हाइपोक्सिया को करेगा। आई थिंक बेस्ट आंसर इज हाइपोक्सिया, वो पोलीमराइजेशन को बढ़ा देती होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वाले पेशेंट में बाइल साल्ट्स बढ़ जाते होते हैं, वो क्या कराएंगे, प्रूराइटस स्किन की ईचिंग करा देंगे, स्किन में डेपोजिट होके। अल्जाइमर डिजीज में कॉर्टिकल एट्रोफी होती है, नैरो सल्काई वाइडेंट गाराई, ठीक हो गया। तो या उल्टा तो नहीं बोल गया, नैरो सल्काई या वाइडेंट गाराई इस तरह से कुछ था। एपोप्टोसिस के अंदर कैस्पेजिस एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके दो पाथवे थे, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, दूसरा इंट्रिंसिक पाथवे होता है। अब देखो अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ गया है, अगर ये कम होता तो डाउन सिंड्रोम में जाता, बढ़ गया है तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की तरफ हम जाएंगे। तो यहाँ पे ओपन न्यूरोपोर है तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। ट्रैकोमा को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए सेफ स्ट्रेटेजी होती है एस से सर्जरी फॉर ट्रेकियासिस, ए से एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, एफ से फेशियल क्लीनलीनेस और ई से इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट। सर्टोलिसल के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लाइक ये सर्टोलिसल इनहिबिन प्रोड्यूस करते होते हैं, सर्टोलिसल एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन करते होते हैं, सर्टोलिसल स्पर्म्स की मैच्योरेशन कराते होते हैं। टीआरएच और टीएसएच दोनों बढ़ गया तो ये हाइपोथैलेमिक हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है पेनलेस सक्रोटल स्वेलिंग और वो ट्रांस इल्यूमिनेट करती है तो ये हाइड्रोसील होती है, पेटेंट प्रोसेसेस वजाइनालिस की वजह से देखने को मिलती होती है। अगला क्वेश्चन पे चलते होते हैं, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी है और कैसे पता लगा कि 7 साल की उम्र में ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है, तो एक ग्रानुलोसा सेल ट्यूमर से होती है जो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। इसक्यो रेक्टल फोसा या इसक्यो एनल फोसा के मीडियल वाल लिवेटर एनाई मसल से बनेगी और जो लैटरल वाल होती है वहाँ पे ऑब्चुलेटर मसल होते हैं और पुडेंडल केनाल देखने को मिलती है। इडक्टेड थम इडक्टेड हो गया है, दैट मीन्स थम की एबडक्शन नहीं हो पा रही तो मीडियन नर्व डैमेज हो गई है। क्लियर। नेक्स्ट एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है तो पेरिकार्डाइटिस में पेन पेराइटल पेरिकार्डियम के इरिटेशन की वजह से होगा, दैट इज वाई उसका शार्प सेंसिटिव पेन देखने को मिलता होता है। बेस्ट मेथड फॉर एंटीनेटल फीटल मॉनिटरिंग तो वो बायोफिजिकल प्रोफाइल है जिसमें 5 चीज़ें आ जाती है, नॉन स्ट्रेस सीटीजी, फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट, फीटल टोन, ग्रॉस मूवमेंट, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, ये सब चीज़ें आ जाती है। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस की एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है। बोtulinum टॉक्सिन क्या करता है, प्री साइनेप्टिक एसिटाइलकोलिन की रिलीज को ब्लॉक कर देता होता है जिसकी वजह से फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलती होती है। नेक्स्ट आगे टिपिकल सिनेरियो वाजा प्रीविया क्या है कि जैसे ही मेम्ब्रेन रप्चर हुई है तो ब्लीडिंग देखने को मिल रही है और फीटल डिस्ट्रेस हो गया है तो ये वाजा प्रीविया होता है। क्लियर। जो सिस्टेमिक आर्टीरियल इम्बुलाई होते हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल के ल्यूमेन से निकलते होते हैं। एल्डोस्टेरोन को सिक्रिएट करवाना है तो पोटेशियम को बढ़ा दो, हाइपरकलीमिया करवा दो, हाइपरकलीमिया से एल्डोस्टेरोन आएगा और वो काम करवा देगा। रैपिड इंडक्शन और रैपिड क्लियरेंस तो ये पॉइंट्स 2 के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्रोपोफोल के लिए और रेमीफेंटेनिल के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है कि पिट्यूटरी एडिनोमा है जो कि ऑप्टिक याज्मा को कंप्रेस कर रहा है तो ट्रांससफिनॉइडल सर्जरी कर दो, ट्रांससफिनॉइडल
सर्जरी, सर्जिकल रिमूवल कर दो। डाइजॉक्सिन सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट कर देती होती है। इसके अलावा वेगल स्टिमुलेशन भी करवा देती होती है। अगला क्वेश्चन है कि रिपीटेटिव इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस डज नॉट रिजल्ट इन एम्पलीट्यूड ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ पर तो आलोनन प्रिंसिपल को फॉलो किया है। आलोनन प्रिंसिपल का मतलब है कि जब थ्रेशोल्ड रीच होगा तो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगी। अगर थ्रेशोल्ड नहीं जाएगा, थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं होगी इंफॉर्मेशन, तो एक्शन पोटेंशियल भी कंडक्ट नहीं होगा। अगला है यूरिथ्रल मैस है जो कि ब्लीड कर रहा है ऑन टच। यूरिथ्रा की जो मोस्टली एपिथेलियम स्क्वेमस एपिथेलियम होती है तो उसका कैंसर स्क्वेमस सेल कैंसर होता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम ब्लेडर की होती है। एक लेडी लेबर में है, ऑक्सीटोसिन दिया है, वो काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर की डाउन रेगुलेशन हो गई है, उसकी डिसेंसिटाइजेशन हो गई है। क्लियर। नेक्स्ट है पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस। उसके बाद फटीग, वीकनेस, प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो गया है, तो ये शीहान सिंड्रोम है। अगला क्वेश्चन है कि उसमें एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स कम हो गया है, तो ये पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म होता है। अब इसका कॉज शीहान सिंड्रोम भी हो सकता है, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी, फटीग भी हो सकती है। फटीग कह रहा हूँ, सॉरी, ट्रॉमा हो सकता है, फटीग कॉज थोड़ी होगा। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोबारा वही है कि 13 साल की लड़की है लेकिन उसको मीनार की 10 साल पे आ गई है। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी है, तो ये ईस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर से होती है। ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन वो सवाल है जिसके बगैर गायनी का पेपर अधूरा है, तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है जिसके अंदर हाइपर एंड्रोजेनिज्म होता है, इरेगुलर ओलिगोमेनोरिया, एमेनोरिया होता है और पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती है। इनिशियल टेस्ट सबसे पहला हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं जिसमें LH-FSH रेशियो 3:1 होती है और फिर हम अल्ट्रासाउंड कराते होते हैं। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो वैम्पोला होती है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी मोस्ट कॉमन होती है। अगला क्वेश्चन है 37 वीक प्रेग्नेंट पेशेंट है जिसको पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग है। पेनफुल हो तो एब्रप्शन, पेनलेस हो तो वाजा प्रीविया या प्लेसेंटा प्रीविया। वाजा प्रीविया का सिनेरियो मैंने पहले बताया था। अगला क्वेश्चन वही है कि पेनफुल एब्डोमिनल टेंडरनेस है और पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग है, तो ये प्लेसेंटल एब्रप्शन में देखने को मिलती होती है। अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हो तो वो मिस कैरेज की वजह से, एक्टोपिक की वजह से या मोरल प्रेगनेंसी की वजह से हो सकती है। तो अगला क्वेश्चन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी है जिसमें बीटा एससीजी का लेवल 1500 से कम है और पेशेंट अगर स्टेबल हो तो आपने मीथोट्रेक्सेट देनी है। अगर ये पेशेंट अनस्टेबल होता तो आपने लेप्रोटमी करके साल्पिंजेक्टमी करनी थी। अगला क्वेश्चन है कि अगले क्वेश्चन में देखो स्पर्म की क्या काउंट 10 मिलियन, नॉर्मली 15 से ज़्यादा होना चाहिए था। मोटिलिटी 14 है, 32 होनी चाहिए थी। मॉर्फोलॉजी 4%, इसकी तो 12% है, कुछ ज़्यादा ही मॉर्फोलॉजी है। तो ये ऑलमोस्ट 2 या 3 पैरामीटर खराब है, तो ओलिगो एस्थीनो जूस्पर्मिया की तरफ जाना होता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए आपने SSRI देनी होती है, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, सर्ट्रालीन, ये आपने यूज़ करनी होती है। क्लियर। नेक्स्ट कोबाल्ट 60 है, फैक्चुअल MCQ है कि इसकी 5 साल तक हाफ लाइफ देखने को मिलती होती है। प्री क्लेम्शिया वाले पेशेंट में आप कौन सी आर्टरी का डॉपलर कराते होते हैं? आप अम्ब्लाइकल आर्टरी का डॉपलर कराते हैं जिसमें आपको पल्सेटिलिटी इंडेक्स यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिलती है। एमेनोरिया इसको छोड़ दो, हीट इंटॉलरेंस है, पाल्पिटेशन है और वेट लॉस है, तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने को मिलते होते हैं। थायराइड ग्लैंड का मसला है। हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस का सेकेंडरी काज क्या हो सकता है? हिमोलिसिस हो सकती है। फॉर एग्जांपल हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस में हिमोलिसिस होगी, आयरन ओवरलोड होगा और वो सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस करवा देगा। नेक्स्ट है सिक्रेटरी फेज में हार्मोन जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोलिफरेटिव में ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरोन का इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है कि प्रोजेस्टेरोन ने एंडोमेट्रियल थिकनेस को मेंटेन करना है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है, सिक्रेटरी फेज को कंट्रोल करना है, एल्वियोलाई की ग्रोथ करवानी होती है। क्लियर। एक्यांथोसिस नाइग्रिकन्स वाले पेशेंट में इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, तो इसमें आपने ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाना है। अगला है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, तो पहले मार्जिनेशन होती है, फिर रोलिंग होती है, फिर एडहियन होती है, फिर ट्रांसमाइग्रेशन, कीमोटैक्सिस, ऑप्सोनाइजेशन, फेगोसाइटोसिस होती है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें एयर फ्लूइड लेवल है, ग्लू एयर है, ग्लू एयर में पानी भरा हुआ है, बे से भरा हुआ है, तो बी से टाइप बी कर्व होगी। जो AS होती है वो ऑटोसेक्लोरोसिस में देखने को मिलती है। जो C होती है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन
रिट्रैक्शन की वजह से होती है। सही हो गया, ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब। और जो डी वाली होती है वो ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी की वजह से देखने को मिलती होती है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला है कि क्रैब क्राइटेरिया फॉलो किया है, CRAB, हाइपरकैल्सीमिया, रीनल फेलियर, एनीमिया, बोन पेन और बोन में लिटिक लेजन है। तो ये मल्टीपल माइलोमा में देखने को मिलती है। अम्बलाइकल हर्निया है, और अगर वो अम्बलाइकल हर्निया कह रहा हूँ, कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया है, तो ये सेंट्रल टेंडन या सेप्टम ट्रांसवर्सम इसके ना बनने की वजह से, या प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन के डिफेक्ट की वजह से, या बोगडालिक फोरामिना की वजह से देखने को मिलेगा। ओके, तो इंगुइनल कैनाल में स्पर्मेटिक कोड पास करता है। स्पर्मेटिक कोड का सबसे छोटा स्ट्रक्चर जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफिमोरल होता है। एसवीटी वाला पेशेंट है, उसको ऐसी ड्रग देनी है जो एसए नोट एवी नोट दोनों को ब्लॉक करे। तो दो ही ड्रग होती है, एक बीटा ब्लॉकर होती है, दूसरा सीसीबी वरापैमिल होती है। अगर फीसिस अम्बलाइकस से निकल रहे हैं तो आपने कहाँ जाना है, पेटेंट वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट। और अगर यूरिन आ रहा हो तो फिर आपने जाना है पेटेंट यूरेकस एलेंटॉइस, इसकी तरफ जाना होता है। एयोर्टिक वाल्व की स्टिफनिंग हो गई है, एयोर्टिक स्टेनोसिस है, तो ये लास्टिन लेयर की डी जनरेशन की वजह से सक्लोरोसिस देखने को मिलती होती है। पेन प्लस वैजाइनल ब्लीडिंग है तो प्लेसेंटा प्रीविया की तरफ जाना है। यहाँ पे बहुत सारी टाइप्स लिखी हुई है। मेपल सीरम यूरिन डिजीज, इसमें ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज इसकी डेफिशिएंसी होती है, इसको B1 चाहिए होता है। इसके अलावा इसमें जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड है वेलिन आइसोल्यूसिन ल्यूसिन, उसका मेटाबॉलिज्म खराब होता है। अब बहुत सारे एंजाइम डिसऑर्डर बताए हुए हैं, लाइक फिनाइलकीटोनुरिया, इसमें फिनाइलएलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। फिनाइलएलानिन एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। मोस्ट कॉमन डिजीज ये देखने को मिलता होता है। इसमें मस्टी या माउजी ओडर होता है ड्यू टू फिनाइल एसीटेट, और इसकी स्क्रीनिंग आप 2 से 3 दिन के ऊपर करा लेते होते हैं। अगर मैटरनल फिनाइलएलानिन की लेवल ज़्यादा है तो वो माइक्रोसेफेली करवा देते हैं। अगला है एल्केप्टेनूरिया, इसके अंदर होमोजेंटिजेट ऑक्सीडेज एंजाइम डेफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से जो रटा मार लेना इसमें यूरिन बिल्कुल काला पड़ जाएगा और ज्वाइंट और कार्टिलेज की पिगमेंटेशन देखने को मिलती है। मेपल सीरम यूरिन डिजीज एक्सप्लेन कर दिया कि जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड है उनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। वेलिन आइसोल्यूसिन ल्यूसिन, उसके अंदर बर्न्ट शुगर स्मेल होती है। एल्बिनिजा में टायरोसिनेज एंजाइम नहीं होगा, टायरोसिन से मेलानिन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से स्किन आइरस और हेयर इसमें पिगमेंटेशन नहीं होगी। सिस्टीन यूरिया के अंदर कोला ट्रांसपोर्टर काम नहीं करेगा, इसमें सिस्टाइन ऑर्निथीन लाइसिन आर्जिनिन आ जाते हैं। इसमें रीनल स्टोन्स होते हैं हेक्सागोनल, और साइनाइड नाइट्रोपुरासाइड टेस्ट पॉजिटिव होता है। होमोसिस्टीन यूरिया के अंदर सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। मेथियोनिन टूटेगा नहीं, और इसमें लेंस डिसलोकेशन सुपीरोलैटरल लेंस यानी इंफीरोमीडियल लेंस डिसलोकेशन होती है। CPS1 डेफिशिएंसी, तो ये यूरिया साइकिल का एंजाइम है, जब यूरिया साइकिल नहीं होगी तो अमोनिया का लेवल ज़्यादा होगा, वो हेपैटिक एनकेफेलोपैथी करवा देगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जिसको स्किन पिगमेंटेशन और सेंट्रल ओबेसिटी है, यानी उसको सिंपल कुशिंग सिंड्रोम है, और इसका ACTH का लेवल डिक्लाइन हो गया आफ्टर डेक्सामेथासोन टेस्ट। तो इसका मतलब है कि उसको कुशिंग डिजीज था। हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट ACTH को ब्लॉक कर देगा, ये पहले भी पढ़ी है। नेक्स्ट है कि अगर मसल की वीकनेस वर्स हो जाती है खासतौर पर इवनिंग के टाइम पर, तो वो माइस्थीनिया ग्रेविस में होती है, उसमें एड्रोफोनियम टेस्ट करवाते होते हैं। ओके, लोअर एब्डोमिनल पेन है, अल्ट्रासाउंड के अंदर थिन वाल्ड यूनिलाकुलर ओवेरियन सिस्ट है, सिंपल थिन वाल्ड सिस्ट है जिसमें कोई सॉलिड कंपोनेंट सेप्टेशन नहीं है, तो ये फोलिकुलर सिस्ट में देखने को मिलता होता है। नेक्स्ट, एक पेशेंट एंटी रिदमिक ड्रग ले रहा है जिससे हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, तो वह एमिट्रियोन होती है जो कि टाइप 3 एंटी रिदमिक ड्रग होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट है तो उसको लीवोथायरोक्सिन आपने देनी है। सेप्सिस वाला पेशेंट है उसमें सेप्टिक शॉक देखने को मिलेगा, जिसमें IV फ्लूइड देने से भी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा। ओके, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस, अगर ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करना है तो बिस्फॉस्फोनेट दो, और ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करना है तो रिलैक्सोफिन दो। तो ये 2 MCQ पढ़ लेना। अब स्कल बेस में कॉन्ड्रोमा है जिसके अंदर फाइजेलिफेरस सेल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो कॉन्ड्रोमा होता है,
कोर्डोमा ये नोटोकॉर्ड का रेमिनेंट होता है। नोटोकॉर्ड से कॉर्डोमा बनता है और न्यूक्लियस पल्पोसस ये बनता होता है, जबकि प्रिमिटिव स्ट्रिक से सैक्रोकोक्सिजियल टेराटोमा बन जाता है। पहले इनहेल करना, फिर सारी हवा निकाल देना, एक्सहेल कर देना, तो वो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी या वाइटल कैपेसिटी में होती है। ब्रेस्ट में एडिपोज टिश्यू की ग्रोथ करवाना तो वही एस्ट्रोजन होता है, जबकि डक्ट्स एल्वेलाई की लोब्यूल्स की ग्रोथ करवाना वो प्रोजेस्टेरोन करता होता है। अभी एस्ट्रोजन के फंक्शन लिखे हुए हैं कि एस्ट्रोजन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाता है, ब्रेस्ट में डक्ट्स की ग्रोथ करवाता है, जबकि लोब्यूल्स एल्वेलाई की ग्रोथ करवाना प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन होता है। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन होता है एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन कराता है, प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर यूट्रस की एक्साइटेबिलिटी को बढ़ा देता है, ऑक्सीटोसिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, एफएसएच एनएच को रेगुलेट करता होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये एचडीएल के लेवल को बढ़ा देता होता है, जिसकी वजह से फीमेल्स में जब वो रिप्रोडक्टिव लाइफ में होती है हार्ट अटैक यूजुअली कम होते हैं। जो बीटा एससीजी होता है वो क्या करता होता है, कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है ताकि वो प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करे, और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। एल्डरली पेशेंट है, स्मॉल मैच्योर लिम्फोसाइट और समझ सेल है, तो ये CLL में देखने को मिलते होते हैं, CLL में देखने को मिलते हैं। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि CLL वाले पेशेंट में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी? इसका जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है कि CLL वाले पेशेंट में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी एल्डरली पेशेंट में। चलो मैं ही बता देता हूँ क्योंकि यहाँ कोई नहीं बताता होता। आंसर इज फ्लूट्राबिन। फ्लूट्राबिन CLL के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि हेरी सेल ल्यूकेमिया के लिए क्लैट्राबिन इस्तेमाल होता है। CML के लिए इमाटिनिब इस्तेमाल होता है, तो और AML के लिए और ALL के लिए मीथोट्रेक्सेट ये इस्तेमाल होते हैं। काउंसलमैन बॉडी एपोप्टोसिस में बनती होती है और ये येलो फीवर या वायरल हेपेटाइटिस में देखने को मिलती होती है। फीवर हाइपोटेंशन है तो ये सेप्टिसीमिया सेप्टिक शॉक में देखने को मिलता होता है। हेमरेजिक शॉक है तो इसमें क्रिस्टोलाइट्स या नॉर्मल सलाइन या रिंगा लैक्टेट देते होते हैं। नीमोथोरेक्स वाले पेशेंट में इंट्राप्लूरल प्रेशर में हवा आ जाएगी, नेगेटिव प्रेशर खत्म हो जाएगा तो लंग्स कोलैप्स और चेस्ट एक्सपांड कर जाती होती है। क्लियर। PID वाले पेशेंट में पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना से हम पस एस्पिरेट करते हैं फ्रॉम द रेक्टोयूट्राइन पाउच ऑफ डगलस, इससे हम अप्रोच करते होते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन, मून फेस, ट्रंकल ओबेसिटी तो ये कुशिंग सिंड्रोम है, इसमें कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा। शोल्डर की श्रगिंग ट्रेपीजियस करवाता है जिसके लिए स्पाइनल एक्सेसरी नर्व होती है। लॉन्ग टर्म COCP यूज करेंगे तो उससे थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो जाएगा। अगर लो डोज ईस्ट्रोजन है तो उससे हेपेटिक एडिनोमा, हाई डोज है तो एंडोमेट्रियल कैंसर हो जाएगा, और ये चांसेस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के रिस्क को बढ़ा देते होते हैं। थायराइड का कौन सा ट्यूमर है जिसमें अमालाइन डेपोजिशन होती है और कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन कैल्सिटोनिन का लेवल ज़्यादा होता है, तो मेडुलरी थायराइड कैंसर है। अगला क्वेश्चन वंस अगेन जिसके बगैर गायनी का पेपर नहीं हो सकता तो वो ये है टर्नर सिंड्रोम का, जिसमें शॉर्ट स्टेचर होता है, वेब्ड नेक होती है, शील्ड चेस्ट, कोआक्टेशन ऑफ अयोर्टा, बाइकस्पिड एयोर्टिक वाल्व, 45X नोट, मोनोसोमी, कैरियोटाइपिंग, ये सारे पॉइंट्स है। बाइकॉन्डेट यूट्रस के अंदर पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट उसकी फीवियन सी से नहीं हो पाती क्योंकि फीमेल्स में पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से ही यूट्रस बनता होता है। ATT इस्तेमाल कर रहा है उससे पेशेंट का GIT अपसेट हो गया है। GIT अपसेट हो जाए या जॉइंट्स अपसेट हो जाए तो वो पेराजिनामाइट की वजह से देखने को मिलते होते हैं, पेराजिनामाइट की वजह से। अगला पेशेंट है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम वाला, जिसमें हर चीज़ बड़ी हो जाती है, फेस लॉन्ग होता है, कान लंबे लंबे होते हैं, टेस्टिस बड़े बड़े होते हैं, तो वो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है जिसके अंदर CGG ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन होती है। रट्टा मारना 4 ही है। CAG से हंटिंगटन होगा जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। CGG से फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हो जाएगा जो एक्स लिंक डोमिनेंट होता है। CTG से मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। GAA फ्रेडरेज एटेक्सिया तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव देखने को मिलता होता है। रीड्स इंडेक्स 50% से ऊपर है। रीड्स इंडेक्स में जो म्यूकोजल लेयर होती है और टोटल थिकनेस होती है उसकी रेशो देखी जाती है, तो ये इंक्रीज्ड गोबलेट सेल की वजह से होती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट के अंदर सारे लंग के वॉल्यूम कम हो गया तो ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है जिसके अंदर सार्कोइडोसिस है, तो ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज होता है। प्रोस्टेट का कैंसर रट्टा मार देना पेरिफेरल जोन या पोस्टीरियर लोब को इन्वॉल्व करेगा और ये वर्टिब्रल कालम में फैल जाएगा थ्रू एंटीरियर इंटरवर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस व्हिच इज कॉल्ड बार्टसन वीनस प्लेक्सस, जबकि BPH मीडियन लोब या ट्रांजिशनल जोन को इन्वॉल्व करेगा। BCR ABL फिलाडेल्फिया 922 तो ये CML की वजह से होती है, और इसके लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? फिश करवाएंगे, फिश
फिश कह के भूख लग गई मुझे। तो अगला है कि यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि 6 महीनों के अंदर टी सेल्स की वजह से ग्राफ्ट रिजेक्ट हो रहा है, तो एक्यूट सेलुलर ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है। लेबिया मजूरा की लिम्फेटिक ड्रेनेज पेरिनियम का पार्ट है ना, तो ये सुपरफिशियल इंक्वाइनल लिम्फ नोड में जाएगा। वेसल्स की इंजरी है, सबसे पहले वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, फिर उसके बाद प्लेटलेट का प्लग बनता होता है। क्लियर। अल्कोहलिक वाले पेशेंट में ट्राइग्लिसराइड की एक्युमुलेशन है, तो दिस इज फैटी लिवर और स्टीटोसिस वगैरह कहते हैं। सीओसीपी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देती है, सीओसीपी एलएच सर्च को इनहिबिट कर देती है। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का मोस्ट कॉमन काज इडियोपैथिक है। इसके बाद ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर की तरफ या हाइपोथैलेमिक कॉजेस की तरफ जा सकते हैं। डिलेड शॉर्ट स्ट्रेचर है और आईजीएफ के लेवल्स कम है, दैट मीन्स कि ये डिवार्फिज्म है। सॉरी। तो इसमें ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती होती है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन सा हार्मोन ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है बोन में, तो वो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देना तो वो पैराथायरॉयड हार्मोन है, और कम करने वाला कैल्सिटोनिन होता है। क्लियर। अब फीमेल्स में वंस अगेन बताया था कि जो ईस्ट्रोजन होता है वो एचडीएल के लेवल को बढ़ा देता है, एलडीएल के लेवल को कम कर देता होता है। ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा है और एपीटीटी भी ज़्यादा है, तो ये वॉन विलिबरन डिजीज में देखने को मिलता है। प्लेटलेट एडिशन न्यूरोपैथी, एमेनोरिया, ग्लैक्टोरिया, बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया, पिट्यूटरी एडिनोमा, तो ये प्रोलैक्टिनोमा में देखने को मिलता है, एमेनोरिया, ग्लैक्टोरिया। नेक्स्ट है, अगर डाइट में फैट कम लोगे तो काइलोमाइक्रोन के लेवल कम हो जाते होते हैं, क्योंकि काइलोमाइक्रोन्स एक्सोजीनस टैग को कैरी करते हैं और एंडोजीनस टैग के लिए VLDL होता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो HDL है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो LDL होते हैं। अब ये पूरा टेबल लिखा हुआ है, मैं उसको सही से एक्सप्लेन अब टाइम नहीं है, बस काइलोमाइक्रोन इंटेस्टाइन से बनते हैं और VLDL, LDL, HDL ये लीवर वगैरह से बनते होते हैं। सडन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में सडन डिस्निया, चेस्ट पेन है, तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से होगा, जो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की वजह से देखने को मिलेगा। पैल्विक सर्जरी के बाद यूरिनरी या फीकल इनकॉन्टिनेंस है, तो पोडेंडल नर्व डैमेज हो गया है, S2, S3, S4 ये रट्टा मार लेना। हिस्ट्रेक्टमी के बाद फ्लैंक पेन है, हिस्ट्रेक्टमी के बाद यूरेटर उड़ा देते होते हैं, और यूरेटर कहाँ से उड़ाते हैं, जब ये यूट्राइन आर्टरी के नीचे से गुजरता है ब्रॉड लिगामेंट के अंदर, वाटर अंडर द ब्रिज, इससे रट्टा मार लेना। सिगरेट स्मोकिंग से लंग्स का कैंसर हो गया है, तो सिगरेट स्मोकिंग में पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक अमाइंस होते हैं। बेंजोएंथ्रासीन, इससे स्किन का कैंसर होगा। बेंजोपायरीन से लंग्स का कैंसर होगा। ये सारे स्मोकिंग की कंपोनेंट है। एरोमेटिक अमाइन से या एजोडाइज से या नफ्थालमीन से ब्लैडर का कैंसर होगा। अफ्लाटॉक्सिन से लीवर का कैंसर हो जाएगा। पोस्टमार्टम ब्लड क्लॉट, मौत के बाद जो क्लॉट बनता है उसमें चिकन फैट होता है, चिकन फैट क्लॉट होता है, जबकि मौत से पहले वाला या आर्टीरियल थ्रोम्बस में लाइंस ऑफ जान देखने को मिलती होती है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है और कोई स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी नहीं है, तो सबसे पहले मैफिनामिक एसिड यूज करेंगे, जो प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करके ब्लीडिंग को कम कर देगा। प्राइमरी एमेनोरिया है, साइक्लिकल एब्डोमिनल पेन 4 साल से है, लेकिन मेंसेस बाहर नहीं आ पा रहे, दैट मीन्स के पेशेंट को इम्परफोरेट हाइमन है विथ हिमेटोकोल्पोस के ब्लड क्लॉट्स यूट्रस में जमा हो गया है। जो ई एंटीजन है वो इन्फेक्टिविटी को, ये रेप्लिकेशन को शो करता होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेप्टिक शो करवा देते हैं, इन्फ्लेमेशन करवाते हैं इंटरल्यूकिन 1 या TNF अल्फा के जरिए, खासतौर पर जो एंडोटॉक्सिन होता है वो TNF अल्फा से काम करता है। एस इनहिबिटर का क्या साइड इफेक्ट है, ये एल्डोस्टेरोन के लेवल को कम करेगी, तो पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, हाइपरकलीमिया हो जाएगा। P53 कब एक्टिवेट होगा, जब DNA डैमेज होगा, और ये क्या करवाएगा, सेल साइकिल को स्टॉप करके एपोप्टोसिस करवा के या DNA को रिपेयर करेगा। लेबर के दौरान सडन डिस्निया, साइनोसिस, हाइपोटेंशन है, लेबर के दौरान है तो ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है। अगर ये सडन डेथ हो जाए तो वो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है। लॉन्ग बोन्स का फ्रैक्चर है तो फैट एम्बोलिज्म। CV प्लान डाली है तो एयर एम्बोलिज्म है। 8th वीक में सेंसिटाइजिंग इवेंट हुआ है RH नेगेटिव में, तो इसमें 250 यूनिट का आपने देना है। इसको याद ऐसे करना है, 20 हफ्तों से पहले कोई इवेंट हुआ है तो 250 यूनिट का आपने NTD का इंजेक्शन देना है, और अगर 20 हफ्तों के बाद हुआ है तो 500 इंटरनेशनल यूनिट। नेचुरल किलर सेल वायरस इन्फेक्टेड सेल या ट्यूमर सेल को किल कर देते होते हैं।
पेन परसेप्शन कम करना है तो सब्सटेंस पी या ग्लूटामेट को कम कर दो, क्योंकि फास्ट पेन के लिए ग्लूटामेट है, स्लो पेन के लिए सब्सटेंस पी है। और पेन को इनहिबिट करने वाला इनकेफ्लिन है और मीडिएट करने वाला ब्रैडिकाइनिन है। अगला है कि टैम्पून यूज़ करने वाली फीमेल है, उसमें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो गया है तो वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है, सुपर एंटीजेंस होते हैं। डीआईसी वालों में एफडीपी या फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट या डी डायमर्स के लेवल बढ़ जाते होते हैं, तो ये लेवल्स कराते होते हैं। ब्लू वाइल्ड में जाता है सैंपल इसका। हाइपर एक्यूसिस क्यों होती है? स्टेपिडियस मसल के पैरालिसिस की वजह से, फेशियल नर्व की इंजरी की वजह से। और फेशियल नर्व इंटरनल अकॉस्टिक मिएटस से गुजरती है। अब फेशियल नर्व 4 फंक्शन कैरी करती है। मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को सप्लाई करती है। एयर में स्टेपिडियस मसल है, टेस्ट में एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग में कोडा टिम्पेनाई है, टेयर में लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करती है। और इसके अलावा और कौन सी और क्या फंक्शन था? लैक्रिमल ग्लैंड को कैसे सप्लाई करेगी? ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। और सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल को सप्लाई करेगी कोडा टिम्पेनाई के जरिए। हाइपर रिफ्लेक्सिया तो ये अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन में होगा, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के डैमेज होने की वजह से होगा। गैस का एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन की वजह से होता है। हैगमैन फैक्टर 12 होता है, ये इंट्रिंसिक पाथवे और काइनिन पाथवे दोनों को एक्टिवेट कर देता है। प्लेटलेट्स को हम रूम टेम्परेचर 20 to 25 पे स्टोर करते हैं ताकि उनका फंक्शन ऑप्टिमाइज रह सके। डार्कनेस में मेलाटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। ग्रानुलोसा सेल ओवरी के फॉलिकल्स में होते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस में फर्स्ट लाइन जो ड्रग यूज होती है वैसे एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर यूज होते हैं, स्पेसिफिकली पायरिडोस्टिग्मिन या न्यूस्टिग्मिन इस्तेमाल होती है। ड्रग ऑफ चॉइस यही है, जबकि सर्जरी हम इसमें कौन से करते हैं? सर्जरी हम इसमें थाइमेक्टमी करते होते हैं। क्लियर? प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को सप्रेस करना है तो उसमें आप क्या दो? डोपामीन के एगोनिस्ट दे दो, जिसमें ब्रोमोक्रिप्टिन और कैबरगोलिन ये आ जाती होती है। मसल में पावर 0 है, लेकिन जो मसल टेंशन के लिए गोल्जी टेंडन ऑर्गन है और लेंथ के लिए मसल स्पिंडल होते हैं। क्लियर? 2 घंटे के अंदर ही उसको गंद बला खाने के बाद नोजिया वॉमिटिंग हो गया तो वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से, एंटीरोटॉक्सिन की वजह से ये देखने को मिलता है। प्लूरल प्लाक है तो ये शिप यार्ड वर्कर एस्बेस्टोसिस में देखने को मिलेगा। लो कैल्शियम, हाई फॉस्फेटेस और एल्केलाइन फॉस्फेटेस का लेवल एलिवेटेड है। तो ये डायग्नोसिस क्या बनेगा? डायग्नोसिस सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है। क्लियर? तो सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो ये हो जाएगा। इसके बाद प्रोटीन यूरिया काफ़ी ज़्यादा है, 6 ग्राम से ज़्यादा है। मेरे पास टाइम इतना कम है तो मैं वीडियो एडिट नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही डाल दूंगा, इस वजह से सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो नेफ्रोटिक रेंज का प्रोटीन यूरिया है तो इसमें ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन उसका मसला है। अगला क्वाशियोल्कर का सिनेरियो है कि इसमें फैटी लीवर देखने को मिल रहा है तो वो प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता होता है। हाइपोटेंशन है और शॉक है, बर्न्स वाला पेशेंट है तो ये हाइपोवोलेमिक शॉक आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? प्रीलोड कम होने की वजह से। थायराइडेक्टमी वाले पेशेंट में जो मोस्ट कॉमन अर्ली होती है वो कैल्शियम कम होने की वजह से टैटिनी देखने को मिलता है। मोटिलिन कब प्रोड्यूस होता है? फास्टिंग पीरियड में माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स करवाता होता है और इसके रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने वाली इरिथ्रोमाइसिन होती है। एंटामाइबा स्टोलेटिका में जो क्या होता है कि जो ट्रोफोजाइट्स होते हैं उसने आरबीसी खाया हुआ होता है तो इसकी निशानी होती है। क्लियर? तो आगे चलते होते हैं और उसकी टिपिकल हिस्ट्री ये होती है कि ब्लडी डायरिया करवाती है, फिर इसके बाद उमाइबिक लीवर एब्सेस करवा देती है, मेट्रोनिडाजोल इस्तेमाल करते हैं। डोर्सल रूट गैंग्लिया डैमेज है तो उसकी वजह से क्या होगा? सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा। लीवर में सिस्ट है, उसमें डॉटर सिस्ट है तो हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज है, काइनोकोकस ग्रैनुलोसिस की वजह से होती है। डॉग टेप वॉर्म है। तो आगे चलते होते हैं कि एट द एंड ऑफ द जेस्टेशन यूट्रस की ऑक्सीटोसिन के लिए सेंसिटिविटी बढ़ जाती होती है। दोनों एलील्स एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये कोडोमिनेंस है। रास प्रोटोकॉल के मुताबिक यानी आप रिकवरी जल्दी करवा दो तो कम से कम इंसिजन दो, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करो। कुशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट में पहले ग्लूकोज लेवल ठीक करो फिर सर्जरी कराओ। स्ट्रेस से मेंटल और सीवीएस दोनों खराब हो जाते होते हैं। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कब होती है? जब प्रोजेस्टेरोन का लॉस देखने को मिलता होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती। एलएच सर्च के बाद 24 to 36 आवर्स के बाद ओव्यूलेशन देखने को मिलती है। अगला है कि जो ओवरी का ट्यूमर है वो पेरिटोनियम तक चला जाता है जिसको सीडलिंग कहते होते हैं तो वो ओवरी का ट्यूमर होता है और ये सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई करवा देता होता है। क्लियर? एक पेशेंट को बार बार पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है तो ये हाइपर कोआगुलेबल स्टेट की वजह से। टाइप 4 पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन, ये रट्टा मार लेना। ओसीपी में जो
अल्डोस्टेरोन होता है वो ब्रेस्ट की टेंडरनेस करवा देता होता है, तो ये फंक्शन देख लेना। टेट्रासाइक्लिन अमाइनोग्लाइकोसाइड 30S प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं। जो सेल वाल इनहिबिटर्स है उसमें बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, 30S में अमाइनोग्लाइकोसाइड टेट्रासाइक्लिन है, बाकी सारे लाइक मैक्रोलाइड्स क्लोरमफेनिकोल 50S पे आते हैं। फोलिक एसिड सिंथेसिस पे सल्फोनामाइड ट्राइमेथोप्रिम, डीएनए गायरेज पे फ्लोरोक्विनिलोन आ जाता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज तो रिफेम्पिन है, और सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को ख़राब करना तो वो पोलीमेग्जिन्स पोलिन्स ये सारे करते हैं। प्यूबर्टी आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता होता है। टीबी का डायग्नोसिस कैसे कराओगे, स्पुटम फॉर EFB और जीन एक्सपर्ट के लिए भेजते होते हैं, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि चित्राल वाला बलोचिस्तान कश्मीर वाले एरिया में हाइपर पिगमेंटेशन है और सप्लिनोमेगाली है, पैनसाइटोपिनिया है, तो ये काला आजार लिशमिनियासिस में होता है। कार्बोक्सिलेशन के लिए विटामिन B7 बायोटिन चाहिए होता है। सरफेस एक्टोडर्म से लेंस ऑफ आई निकलता होता है। रेटिना ये कहाँ से निकलता है, ये न्यूरो एक्टोडर्म से निकलता होता है। क्लियर, सही हो गया। तो जल्दी जल्दी में ये पेपर कवर कर लिया। तो सरफेस एक्टोडर्म से आपके जो स्किन वाले स्ट्रक्चर्स हैं, एपिडर्मिस है, इसके अलावा एंटीरियर पिट्यूटरी, एडिनो हाइपोफिसिस, लेंस ऑफ आई, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ ओरल कैविटी, ईयर और एनल किनाल बिलो द पेक्टिनेट लाइन, इसके अलावा मेमरी ग्लैंड है। न्यूरल ट्यूब से CNS और रेटिना बनेगा। न्यूरल क्रस्ट सेल से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। इसका मिमोनिक आप अच्छे से देख लेना। आई थिंक इसका है मोटेल पास, MOTEL, मोटेल पास, ये वाला मिमोनिक देख लेना। एंडोडर्म से आपका इंटरनल विसरा बनते होते हैं, मीजोडर्म से यूरोजेनिटल स्ट्रक्चर्स बनते हैं।